बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। आप सबको पता है कि अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। 3 एक्सरसाइजेस थी, तमाम पार्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। वो हमें कह रहा है कि स्क्वायर रूट 7, फर्स्ट एमसीक्यूज है कि स्क्वायर रूट 7 क्या है। देखें जी, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल है या नेचुरल नंबर। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो स्क्वायर रूट 7 जो है ये इरेशनल है। एक तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, दूसरा ना ये टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है। तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको रैशनल नंबर की 2 टाइप्स पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो शुरू में, तो वो आपने एक बार दोबारा से जाकर देखनी है बेटा। सेकंड एमसीक्यूज है, वो हमें कह रहे हैं कि पाई एंड ई ये क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है नेचुरल नंबर, थर्ड है सेकंड है इंटीजर, दूसरा है आपके पास रैशनल, तीसरा और लास्ट ऑप्शन है इरेशनल नंबर। फर्स्ट एमसीक्यूज का ऑप्शन क्या है बेटा? फर्स्ट एमसीक्यूज का इरेशनल। सेकंड एमसीक्यूज का भी इरेशनल है, क्योंकि पाई और ई जो हैं ये दोनों इरेशनल नंबर हैं। अब हम थर्ड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर n जो n है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर स्क्वायर रूट n क्या होगा? देखें, जब भी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती तो वो भी इरेशनल होती है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 49 का स्क्वायर रूट 7, 64 का स्क्वायर रूट 8, ठीक हो गया, ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। आगे जो थर्ड एमसीक्यूज है उसने हमें कहा है कि अगर n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर n क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो बेटा ऑप्शन 1 फिर से बता रहा हूं शुरू से, ऑप्शन 1 का आंसर सी है, ऑप्शन 2 का आंसर एमसीक्यूज 2 का आंसर डी है इरेशनल, और एमसीक्यूज 3 का आंसर भी डी है इरेशनल। अब हम चलते हैं फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ। फोर्थ एमसीक्यूज है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। देखिए, एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही स्क्वायर रूट 3 है, ना ही स्क्वायर रूट 5 है, तो ये क्या होगा? ये भी इरेशनल होगा। तो ऑप्शन जो एमसीक्यूज नंबर 4 है, इसका जो ऑप्शन है डी, आपने डी पे टिक करने के, ये भी इरेशनल है। अब हमें समझ आ गई कि हमारे जो 4 एमसीक्यूज हैं ये चारों के चारों क्या हैं? इरेशनल हैं। अब हम चलते हैं पांचवें एमसीक्यूज की तरफ। हमें कह रहा है कि फॉर ऑल x belongs to real number, x is equal to x is called। तो x is equal to x, अब हम MCQs नंबर 5 कर रहे हैं। तो x is equal to x है, मतलब अगर 2 है तो वो 2 के बराबर होगा, 3 है तो 3 के बराबर होगा। अगर आप शीशे में अपने आप को दिखेंगे तो आप ही नजर आएंगे ना। तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है ये, कि जो भी काम करेंगे तो वही काम होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो पार्ट एमसीक्यूज नंबर 5 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज नंबर 6। हमें कह रहा है कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, तो फिर ए ग्रेटर देन सी है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो एमसीक्यूज नंबर 6 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ बेटा। तो एमसीक्यूज नंबर 7 है, वो कह रहे हैं 2x मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल टू 64। हमें कह रहा है कि x फाइंड करो। हमें क्या कह रहा है भाई साहब कि x फाइंड करके हमें दे दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 2x, ये जो 8 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इस तरह से। 8 का हमने इस तरह से एलसीएम लिया, 2 4 जार 8, 2 3 जार 4, ओ सॉरी 2 2 जार 4, जल्दबाजी में कर रहा हूँ, 2 1 जार 2, तो 1 2 3, 8 को लिखा 2 की पावर 3, और ये जो 8 के ऊपर x है आपकी बुक पर भी मौजूद है, तो ये x वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू में 64 आ गया। अब इन दोनों की बेस सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस 3x इज इक्वल टू 64। ये भी 2 है ये भी 2 है, बेस सेम है, तो पावर्स मैंने ऐड कर दी है बेटा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू, अब ये 64 है,
64 का भी आपने इसी तरह एलसीएम ले लेना है। 232 जार, 216 जार, 28 जार, 24 जार, ठीक है, 22 जार, 21 जार। तो हमने इस तरह से इसका एलसीएम ले लिया है। 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 आ रही है बेटा, 2 की पावर 6। अब देखें ये भी 2 है, ये भी 2 है, इन दोनों की बेस सेम है, तो जब बेस सेम होगी तो पावर्स को हम इक्वल कर सकते हैं। 4x इज इक्वल टू 6, ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों की बेस सेम है, तो पावर्स को हमने बराबर कर लिया, ठीक है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर दी, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो 3/2 जी हमारे पास आंसर आ चुका है। x का आंसर क्या आ गया, 3/2। तो बेटा ऑप्शन नंबर है हमारे पास ए। MCQ नंबर 7 ऑप्शन ए हमारे पास आंसर है जी 3/2। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 8 की तरफ। 8वां MCQ है, हमें कह रहा है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। आर जो है ये रियल नंबर है, वो कह रहा है कि अगर ए बी हो और बी ए हो तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। मतलब अगर 2 3 के बराबर आ जाए या 3 2 के बराबर आ जाए तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब हम जी 9th MCQs की तरफ चलते हैं। MCQs नंबर 9, वो कह रहा है कि स्क्वायर रूट 75 और स्क्वायर रूट 27, इसका आंसर क्या आएगा जी, लिखें जी। MCQs नंबर 9 है आपके पास, स्क्वायर रूट 75, स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27, ठीक है बेटा। तो देखें 25 3 जार 75 होता है, ठीक है बेटा, प्लस 3 9 जार 27 होता है, ठीक हो गया। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। अब ये जो 3 है, 3 का स्क्वायर रूट तो वैसे ही आ जाएगा, सिर्फ हमने 25 का स्क्वायर रूट ओपन किया है। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 का स्क्वायर रूट तो वैसे ही आ जाएगा। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद है जिस पर डिवाइड में आंसर आते हैं, पेपर में अलाउ होता है, तो आप उस पर लिखें 75 का स्क्वायर रूट, तो ये आंसर आ जाएगा। उस पर लिखें 27 का स्क्वायर रूट, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। देखिए ये भी स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, तो 5 + 3 8 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 2 होता और यहाँ 3 होता तो फिर हम इसको ऐड नहीं कर सकते। अब ये दोनों सेम है, इस वजह से मैंने इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया है, ठीक है बेटा। तो ये MCQs नंबर 9 का जो आंसर है ये डी है बेटा, 8 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब हम MCQs नंबर 10 की तरफ चलते हैं। वो हमें कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट 5 3 - स्क्वायर रूट 5, ये क्या होगा, इसका प्रोडक्ट। तो ऑप्शंस हैं रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, ऑड नंबर्स। तो ऑप्शंस दी हुई, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्राइम नंबर भी ऑप्शन दी हुई है। क्यूज नंबर 10 है, अब हमने इसको कैसे करना है। 3 3 जार क्या होगा, 9 होगा, प्लस माइनस माइनस, स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बात की समझ आई है? या इस तरह समझ लो a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 और b हो गया b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 9 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 9 - 5 4 हो गया बेटा। तो ये 4 रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बड़े डिटेल में रैशनल और इरेशनल की एग्जांपल्स मैंने पहले आपको समझाई है बेटा। तो फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोग देखें, जिन बच्चों ने 1.1 पढ़ी है, एक एक पार्ट जी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a = 3/2, क्वेश्चन नंबर 2, इफ a a हमारे पास है 3/2, हमारे पास b इक्वल है 5/3 के। वो कह रहे हैं वेरीफाई द प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, a दिया हुआ है, b + c इज इक्वल टू ab + ac। हमने ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। a और b की वैल्यूज मौजूद है हमारे पास, तो हमने इसको सिंपल यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। a की जगह
3/2, बी की जगह 5/3 प्लस सी की वैल्यू भी बुक में दी हुई है 7/5, तो सी की वैल्यू मैंने नहीं लिखी, सी की वैल्यू है 7/5, ठीक है बेटा। तो सी की जगह आ गया 7/5 इज इक्वल टू ए की जगह 3/2, बी की जगह 5/3 प्लस ए की जगह 3/2, सी की जगह 7/5। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया बेटा, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, दोनों साइड पे एक साथ। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा, 3/2। अब मैं इसका यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये मैंने 7/5 लिखा हुआ है, अगर आपको सही से नजर नहीं आ रहा तो एलसीएम लेने का आसान तरीका, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 3 5 आर 15, ये सबसे आसान तरीका है एलसीएम का। बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 5 आर 25, 3 7 आर 21। तो यहाँ पे जी हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ तक जी कोई मसला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, 3 5 आर 15, 3 5 आर 15, 2 3 आर 6। तो यहाँ पे जी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया पहले, जो हमने ए और बी की वैल्यू पुट की थी, ठीक है। 3 7 आर 21, 3 7 आर 21, 2 5 आर 10। तो यहाँ पर जी हमने इसको अब सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, 3/2, 25 प्लस 21 46 आ जाएगा बेटा, 25 प्लस 21 आपके पास 46 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए इसको हम कटिंग में चेंज कर लेते हैं, 3 5 आर 15, 3 2 आर 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 5/2, 5/2, यहाँ कटिंग हो नहीं रही तो 21/10, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक जी समझ आ चुकी है। नेक्स्ट देखिएगा, 2 1 आर 2, 2 23 आर क्या होता है जी 46 होता है, 3 1 आर 3, 3 5 आर 15। तो यहाँ मैंने कटिंग कर दी, हमारा काम आसान हो गया जी। तो यहाँ लिख दिया मैंने 23/5, ठीक है, ऊपर 23 नीचे 5, तो 23/5 जी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब आप इस साइड पे आ जाएं, अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। देखिए 2 और 10 है, 2 का टेबल 10 पे जाता होता है, तो मैंने 10 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब देखिए ना, मैं आपको बड़ा बच्चों के तरीके से समझा रहा हूँ। 10 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें, पहली वैल्यू 2 है ना, तो 10 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 5 क्या होता है, 2 5 10 होता है। तो ये जो आंसर आया है ना 5, इसको हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब हम नेक्स्ट वैल्यू पे आते हैं, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो जब मैं 10 को अंदर रख के 10 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा ना, इस 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 21, तो 21 आ जाएगा। तो यहां तक समझ आ गई है जी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इसको जी मैं अब रेस कर रहा हूं, ठीक है। तो इस साइड पे आ रहा है जी मेरे पास 23/5 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, 25 प्लस 21 46 हो जाएगा, 46/10, 25 प्लस 21, ठीक है। अब जी दूसरी साइड पे मैं कटिंग करने वाला हूँ, 2 के टेबल पर, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 5 आर 10। तो आप सबको पता है कि सेम वैल्यू पे कटिंग करते होते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, 23/5 इज इक्वल टू 23/5। तो ये जी वेरीफाई हो गया, हिंस प्रूव हो गया। आपने लिखना है कि हिंस प्रूव या हिंस वेरीफाई, जो आपका दिल करे आप उसको लिख सकते हैं बेटा। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, इसी को अब हमने वेरीफाई करना है सेकंड पार्ट में बेटा, a प्लस बी। अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है और मैंने यहाँ राइट भी कर दी है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, जरा बात को समझना है, घबराना नहीं है। तो ए की क्या वैल्यू दी हुई है, 3/2 प्लस बी की वैल्यू 5/3, फिर है बेटा सी, तो सी की वैल्यू है 7/5 इज इक्वल टू ए सी, ए की वैल्यू है 3/2,
सी की वैल्यू है 7/5 प्लस बी की वैल्यू है 5/3, सी की वैल्यू है 7/5। मैंने पिछले सवाल में यहाँ ब्रैकेट लगाई थी, आप बेशक डॉट भी लगा दें, दोनों का मतलब सेम है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट चलते हैं। इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 2 3 जार 6 और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जार 9, 2 5 जार 10। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया बेटा, तो यहाँ आ जाएगा जी 7/5 इज इक्वल टू 3 7 जार 21, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10। नेक्स्ट 5 7 जार 35, 3 5 जार 15। तो यहाँ पे जी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दी है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से, नीचे को नीचे से। इसी तरह यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 9 + 10 19/6, बाहर है जी हमारे पास 7/5, सेम टू सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू 21/10 प्लस, यहाँ पे जी मैं इसको कट कर देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, 5 7 जार 35, 5 3 जार 15। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया है 7/3 बच गया। तो यहाँ तक की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं। 7 को आप लोग 19 से क्या कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, तो 7 × 19, अगर किसी को टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो जैसे मैंने फ़ौरन से कैलकुलेटर उठा लिया है ताकि कहीं गलती का चांस ना हो ना बेटा। तो 133 होता है, 19 × 7 या 7 × 19, 133, 6 5 जार 30 इज इक्वल टू, यहाँ भी मैं इसका क्या ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 10 3 जार 30 और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 21 जार 63 और 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है आप सबको, बिल्कुल क्लियर होगा जी इंशाल्लाह ताला। एक एक स्टेप आपको समझा रहे हैं, बस आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ नोट करना है बेटा। वीडियो की समझ ना आए, किसी पार्ट की समझ ना आए तो वीडियो को बैक करके देखना है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, घबराना नहीं है। तो 133/30, तो ये आपके पास सेम टू सेम आ जाएगा, 133/30 इज इक्वल टू 133/30। इंस प्रूव हो गया बेटा। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो ये भी 133 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2। क्वेश्चन नंबर 4, a क्या दिया हुआ है 4/3, b क्या दिया हुआ है 5/2 और आपके पास c दिया हुआ है बेटा 7/4। c दिया हुआ है 7/4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। अब a दिया हुआ है 4/3, b 5/2, c 7/4, बिल्कुल ठीक है। तो हमें कह रहे हैं कि आपने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों आपने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले जी मैं फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जी जाहिर बात है बेटा कि ये रियल नंबर में ही होती है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के जहन में आ रहा है तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है भाई, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये प्रॉपर्टी होती है जी आपके पास। आप इसकी जगह भी चेंज कर दें लेकिन बीच में प्लस है तो आंसर आपके पास सेम ही आएगा, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। इसको पहले लिखें या इसको बाद में लिख लें तो ये आंसर बराबर ही आना है बेटा। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, हमने इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। ए की जगह हमने क्या पुट कर देना है 4/3 प्लस बी की जगह हमने पुट कर देना है 5/2 प्लस सी की जगह हमने 7/4 पुट कर देना है।
ए की जगह 4/3, बी की जगह 5/2, सी की जगह 7/4। तो ये जी हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। ए की जगह 4/3, बी की जगह 5/2 और सी की जगह 7/4। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, कुछ टीचर्स होते हैं वो इसको अलग करवाएंगे, इसको अलग करवाएंगे, तो वो भी ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड अलग, राइट हैंड साइड अलग, दोनों को साथ साथ लेके चलें, कोई मसला नहीं है। तो 3 2 क्या हो गया, 6 हो गया, और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया जी। एलसीएम ले लिया, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्लस 7/4 इज इक्वल टू 4/3 प्लस, अब यहां भी हम इसका एलसीएम लेते हैं। या तो आप इसका 4 एलसीएम ले लें क्योंकि 2 का टेबल 4 पे जाता है, या नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। देखें ये 4 है ना, 2 का टेबल 4 पे जाता है, तो इसलिए मैंने 4 एलसीएम ले लिया। अगर आपको ये वाला तरीका आसान लगता है तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए 4 को डिवाइड करना है और 2 को बाहर रखना है। 4 को डिवाइड में लिखना है, 2 को बाहर लिखना है। 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो भी आंसर आता है उसको हम उसकी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर क्या आया, 2 ना। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 10, फिर प्लस, फिर हमने 4 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आएगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 7 आ जाएगा। तो यहाँ तक ये अब आप सबको समझ आ गई है। मैं बार बार बैक पे इसलिए हो रहा हूँ ताकि आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो आसानी से कर लें, स्क्रीनशॉट ना लें, साथ साथ नोट कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया 23 आ जाएगा, प्लस 7/4 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 17/4। 10 प्लस 7 17 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया बेटा, प्लस कर दिया है। तो यहाँ तक जी आसानी हो गई आप सबके लिए। ठीक है जी, कोई पार्ट कोई लाइन समझ ना आए तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। वीडियो को बैक करके देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए बेटा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। 23/6 प्लस 7/4 है जी यहाँ पर। तो मैंने अब इसका एलसीएम लेना है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 6 4 आर 24। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, 4 मल्टीप्लाई 23। तो ये जी क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 23। तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 23 92 हो जाएगा, प्लस 4 को 23 से मल्टीप्लाई, 6 को 7 से मल्टीप्लाई, 6 7 आर 42 इज इक्वल टू 4 3 आर 12। ठीक है, तो इज इक्वल टू में नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां भी हम एलसीएम ले रहे हैं बेटा। तो 4 4 आर 16, 3 17 आर 51। ठीक है जी, अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे डिवाइड में 24 ही है हमारे पास। 92 प्लस 42 इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करने से क्या होगा, 134 हो जाएगा। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर पे ऐड कर लें। 16 प्लस 15, ठीक है बेटा, तो ये 67 हो जाएगा। 16 प्लस 15 67/12 हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। 2 12 आर 24, 2 6 आर 12, एक कैरी 14, 2 7 आर 14। तो इस साइड पे बच गया मेरे पास 67/12, और यहाँ भी बच गया 67/12। तो ये वेरीफाई हो गया बेटा। ठीक है जी, तो हमने इसको वेरीफाई करना था। अभी हमने इसको वेरीफाई किया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के लिहाज से। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि आप इसको मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से भी वेरीफाई कर दो। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4।
तो अब मैं इसका सेकंड पार्ट, पेपर में कोई एक पार्ट पूछ सकता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो अब हम लोग जी इसको मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से वेरीफाई कर देंगे। तो भाई अगर यहाँ बीच में प्लस था तो अब मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो स्टेटमेंट आपने लाजमी अच्छे से पढ़ लेनी होती है, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। तो ये जी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन की। वैल्यूज जो हैं यही हमने यूज करनी है। ए की वैल्यू है 4/3, ए की वैल्यू 4/3, बी की वैल्यू है 5/2 और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ ए और बी की वैल्यू आ गई, और सी की वैल्यू है 7/4 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 4/3, बी की वैल्यू है 5/2, सी की वैल्यू है 7/4। तो बेटा जो जो वैल्यूज थी सारी वैल्यूज हमने इसमें क्या कर दी हैं, रिप्लेस कर दी हैं। अब मैं ये साइड रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास ये सब मौजूद है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है जी हमारा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर एक एक पार्ट मिलेगा बेटा, ठीक है। तो आपकी तैयारी 100% होगी। फिर आपको लास्ट में गेस वगैरह और इम्पोर्टेंट चीज़ें, पेयरिंग, आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपने सब करना है, ठीक है बेटा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 5 are 20, 3 2 are 6, ठीक है जी। 4 5 are, ये बीच में डॉट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। 4 5 are 20, 3 2 are 6, बाहर आ गया 7/4 इज इक्वल टू 4/3, 4/3 वैसे ही आ गया। 5 7 are 35, 2 4 are 8, 2 4 are 8, ठीक है। 5 7 are 35, 2 4 are 8। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट देखें जरा, बात को समझें। 4 1 are 4, 4 5 are 20, कटिंग कर दी मैंने यहाँ पर, मजा आ गया जी। 5 7 are 35, डिवाइड में 6 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो जरा, यहां भी कटिंग कर रहा हूं। 4 1 are 4, 4 2 are 8, ठीक है। तो 1 को 35 से मल्टीप्लाई किया, 35, 3 2 are 6, तो ये तो वेरीफाई हो गया जी। तो ये हमने इसको वेरीफाई करना था। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बल्कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, शायद मैंने स्टेटमेंट गलत लिख दी थी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इज 0 इज अ रेशनल नंबर, एक्सप्लेन। तो वो कह रहे कि क्या 0 रेशनल नंबर है, अगर है तो एक्सप्लेन करें। यस, 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो क्या लिखना है, यस यस 0 इज अ, ये जी क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं अब हम, इज अ रैशनल नंबर। yes, 0 is a rational number because it can be written, it can be written in the form of, in the form of p/q। 0 रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, p/q की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी दे देंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं देंगे तो वो एक नंबर काट सकता है। 0/7, 0/8, 0/9 अप टू सो ऑन। तो आप लोग कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमें कह रहे हैं स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो हमने जी प्रॉपर्टी लिखनी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी अब हमारे पास।
ओके कर दिया जी, इसको मैंने रेस कर दिया जी, ये रेस हो गया है, घबराना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, आपने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग मैं यहाँ लगा लेता हूँ बेटा। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है, देखें जी, ए बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं किसको, रियल नंबर को। ये जो उल्टा ए है इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल, या बेशक ये जो उल्टा है ए है आप इसको शुरू में लिख लें तो ये ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, फॉर ऑल मतलब तमाम नंबर्स ए बी के जो किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में। आइदर ए इज इक्वल टू बी, आइदर ए इज इक्वल टू बी। इसका क्या मतलब है कि ए जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, बी के, या ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, या ए लेस देन बी होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो 4 और 5 के बिटवीन टू रैशनल नंबर्स आप लोगों ने क्या करने हैं बेटा, फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। फॉर दिस स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने लिखा फॉर दिस, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी एवरेज फाइंड करनी पड़ेगी। फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ 4 एंड 5, एवरेज ऑफ 4 एंड 5। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, 4 और 5 को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास 9/2। तो ये हमारे पास 9/2 ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों के बिटवीन है, 4 और 5 के बिटवीन है। तो हमने इसके दो नंबर्स निकालने हैं, एक नंबर तो हमने निकाल लिया बेटा, अब हम एवरेज निकाल लेंगे 9/2 और 5, क्योंकि दो नंबर निकालने हैं ना। एक नंबर तो आ गया 9, we find the average of, we find the average of 9/2, आंसर 9/2 आया था। और दूसरी वैल्यू कौन सी है बेटा, 5 है ना। तो अब हम इन दोनों की एवरेज क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। इसका ये मतलब है, कैसे निकालते हैं एवरेज, 9/2 प्लस 5, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे बेटा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए थे, इसके 2 या 3 पार्ट थे बेटा। तो ये बिल्कुल उसी तरह से हम इसको कर रहे हैं। अब जी ये साइड में रेज कर रहा हूँ, हमें इसको थोड़ा सा मजीद और भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलें जी, ओके कर दिए जी मैंने इसको, ओके हो गया। ठीक है, तो 9/2 प्लस 5, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है ना, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, तो 1 जार 2 हो जाएगा, एलसीएम ले रहा हूं। बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, तो ये एलसीएम का सबसे आसान तरीका है। 1 को 9 से, 2 को 5 से, 9 1 जार 9, 2 5 जार 10, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक सॉल्व हो गया जी। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड में 2 आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, 9 प्लस 10 19, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जार 4, ये जी दूसरा नंबर आ गया 19/4। तो आपने स्टेटमेंट लिखनी है, हिंस टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। चलिए मैं लिख देता हूँ, हिंस टू रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर between 4 and 5 आर। तो 4 और 5 के बिटवीन दो रैशनल नंबर कौन से हैं, एक है 9/2 और दूसरा है 19/4। 9/2 एंड
19/4। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों ने जी लास्ट में लिख लेनी है, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इसको जी मैं रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में अब आपके पास मौजूद है ये सब। जब आप लोग देखेंगे रिकॉर्डिंग तो इंशाल्लाह बेटा आप सबको आसानी से मिल जाएगी। बेटा वीडियो बैक कर सकते हैं, आपको हर चीज़ का पता है यार, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आप लोग तो जीनियस हैं यूट्यूब यूज़ करने में। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई कर दो। तो क्वेश्चन है x15 y35। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, x15 y35 ओवर z, और हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, स्क्वायर रूट, और z की पावर है 20। ठीक हो गया जी। तो स्टार्ट करें जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख लेनी है। x15 y35 z20, स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2। तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है हमारे पास 1/2। तो मैंने क्वेश्चन सही लिखा हुआ है ना बेटा, तो नहीं, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। इसके बाहर यहाँ 5 भी है, इसके बाहर यहाँ 5 है। तो अब स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी, 1/5। अगर बेटा खाली स्क्वायर रूट होगा तो फिर 1/2 होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। इस 1/5 को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 मल्टीप्लाई 1/5, 35 मल्टीप्लाई 1/5, जी 20 मल्टीप्लाई 1/5। तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ कटिंग कर देते हैं। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 5 7 जार, 5 1 जार 5, 5 4 जार। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, x की पावर 3, यहाँ 3 बच गया, यहाँ y की पावर 7, और यहाँ पे क्या हो गया जी, z रेज टू पावर 4। तो ये हमारा सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है। अगर ना समझ आए तो क्या करोगे बताओ ज़रा, वीडियो को बैक करके देखोगे तो समझ आ जाएगी। तो अब हम लोग जी ये साइड रेस करने लगे। तो गर्मियाँ माशाल्लाह शुरू हो चुकी हैं बेटा, आप सबको भी पता है इस चीज़ का। क्या करें, लेकिन पढ़ना तो है आप लोगों ने, तो आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं और हमने पढ़ाना है आप लोगों को बेटा। तो यहाँ पे जी अब हम स्पेस बना लेते हैं। हाँ जी, स्पेस बन गई। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है 27 2x और पावर में 3 है जी। ठीक है, सेकंड पार्ट 27 इस तरह से 2x है और स्क्वायर रूट के बाहर 3 है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट लेते हैं। 27 2x, स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख दी मैंने 1/3। ठीक है, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3, और बाहर आ गया 2x, और ये 1/3 यहाँ मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया। 3 की पावर 3 पता ना कैसे आई, 27 का हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, और यार इस तरह से देखो जरा, 27 का इस तरह से एलसीएम लिया। 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, 1 2 3, तो 3 की पावर 3 हो गई। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया भाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये खाली 3 बच गया, और ये पावर में 2x भी आ गई बेटा। तो ये हमारा आंसर आ गया, सॉल्व हो गया, इतना सी बात थी। तो नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड है जी हमारे पास 6 3, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 ही चल रहा है। 6 3, 3 की पावर n+2 ओवर 3n+1, 3n+1 -3। ठीक है जी, और इस 3 की पावर भी क्या है हमारे पास, n। तो बात की समझ आ गई। अभी तो ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो देखें जी, नेक्स्ट देखें, 6 3 की पावर n+2 ओवर 3 रेज टू पावर n मैंने कॉमन ले ली, डिवाइड से 3 की पावर n मैंने कॉमन ले ली। अब देखें, जब मैं 3 की पावर n कॉमन लूंगा तो यहां पे बच जाएगा 3 की पावर 1 बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट में 3 की पावर 1 माइनस
3 की पावर n तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, जब 3 की पावर n कॉमन लिया तो इसकी जगह पे 1 बच गया। तो इस स्टेप की समझ आई है मेरे ख्याल से, थोड़ी सी तो आई होगी ना, थोड़ी सी तो समझ आई ही है बेटा, मुझे उम्मीद है आप सबसे। देखें 3 की पावर n है ना यहाँ पर, तो 3 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो जब 3 की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 3 की पावर 1, ठीक है ना, क्योंकि 3 की n तो हमने कॉमन ले लिया है, तो ये 3n हमने कॉमन ले लिया है, तो इस 3 की पावर n की जगह पे क्या बच गया, 1 बच गया, बस इतनी सी बात है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको अब हम रेज कर चुके हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे जी स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, ठीक है जी। तो देखिए जरा नेक्स्ट बात को समझें, 6 आ जाएगा, 6 3 की पावर n प्लस 2, 6 आ गया 3 की पावर n प्लस 2, नीचे है 3 की पावर n, तो ये जो n है ऊपर आकर माइनस n हो जाएगा, ये वाला n ऊपर आकर माइनस n हो जाएगा। वो क्यों भाई, देखें ये भी 3 है, ये भी 3 है, इन दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम होगी तो इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, तो प्लस का n है ऊपर आके माइनस का n हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो ये 3 है इसका मतलब, तो 3 माइनस 1 है, 3 माइनस 1 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट देखें क्या हो रहा है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो यहाँ मैंने इसकी कटिंग कर दी, 3 बच गया, और यहाँ पे n से n कट गया, प्लस n से माइनस n कट गया, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या होती है, 9 होती है बेटा, मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 तो वो 9 आ जाएगा। ये जो डॉट है इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई है, 3 9 जार 27, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा पार्ट नंबर 3 का। जो स्टेप समझ ना आए वीडियो को क्या करना है, बैक करने, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो अब हम लोग जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सबको पता है कि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिन बच्चों ने किया है मेरे पास उन्होंने एक एक पार्ट किया है एक्सरसाइज का बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8, इसको अब हम लोग जी यहाँ पे 8 बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। हमें कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स, तो हमने जी 3 ऑड इंटीजर्स जो हैं हमने लेट कर लेने हैं। सबसे पहले जी 3 ऑड इंटीजर्स, क्वेश्चन नंबर 8, लेट 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। सबसे पहले जी 3 हम कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पहला इंटीजर है x, दूसरा इंटीजर है x प्लस 2, तीसरा इंटीजर है x प्लस 4, तो ये कंसेक्टिव ऑड इंटीजर हो गए जिनको हमने ऐड कर लिया है, मतलब हमने ये लेट कर लिया, सॉरी सपोज कर लिया। इसके बाद वो कह रहा है कि आपने इसका सम लेना है, लेकिन द सम ऑफ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, द सम ऑफ, अब हमने इसका सम लेना है, तो मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो जी अब गिवन कंडीशन क्या है कि आपने इन 3 नंबर्स का सम लेना है जो के बराबर है 51 के, x प्लस 2 x प्लस 4, तो ये 51 आ गया बेटा, x और x 3x हो गया, 2 प्लस 4 6 हो गया, ये प्लस का 6 है, इस साइड पर आकर माइनस का 6 हो जाएगा, 51 माइनस 6 45 हो जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 45 को 3 पे डिवाइड किया तो 15 आ जाएगा, तो x आ गया जी हमारे पास 15। तो हमने जी x फाइंड कर लिया है, लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 इंटीजर्स हमने फाइंड करने थे, ये 3 इंटीजर्स हमने फाइंड करने थे। तो अब हमने x की जगह इसको पुट कर देना है, जो हमारा x आया है इसमें हमने इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो बेटा अब मैंने लिखा नाउ, तो हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर हमने सपोज किया हुआ है x सपोज किया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 15, सेकेंड इंटीजर हमने x प्लस 2, ठीक है, ऑड इंटीजर,
तो 15 प्लस 2 क्या होता है आंसर 17। थर्ड इंटीजर सपोज किया हुआ है x प्लस 4, 15 प्लस 4 19 आ गया बेटा। ठीक है, तो 15, 17 और 19 ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर हैं बेटा। तो ये जी कंप्लीट हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम बोर्ड रेस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। तो हमारे पास जो टोटल बॉल्स हैं अब कितनी है बेटा 96 हैं, एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। अब हमारे पास जो बकेट्स हैं वो दो हैं। वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स, एक बकेट जो है जिसमें 28 बॉल्स हैं अदर देन बकेट। तो हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, तो हर बकेट में कितनी बॉल्स होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जी हमने वन बकेट को लेट कर लिया। लेट नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन वन बकेट, क्योंकि दो बकेट्स हैं, हमने वन बकेट को लेट कर लिया x के इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स पुट अदर बकेट्स। तो जो दूसरा जो हमारे पास बकेट है उसमें 28 बॉल्स हैं, तो हमने लिखा x प्लस 28। ठीक है बेटा, तो वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स। ठीक हो गया बेटा, तो इसलिए हमने इसको लिखा x प्लस 28। अब मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखिए एक बकेट है हमारे पास x जिसको हमने सपोज कर लिया, दूसरा बकेट है x प्लस 28 और टोटल बॉल्स कितनी हो गई 96। x प्लस x 2x हो गया प्लस 28 इज इक्वल टू 96। 28 बेटा इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 96 माइनस 28 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28 आप लोग कर लेंगे तो आपके पास 68 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 68 बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 34 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 34। ठीक है बेटा, अब इस x इज इक्वल टू 34 का क्या मतलब है कि जो हमारे पास फर्स्ट बकेट है उसमें जो बॉल्स आ गई वो 34 आ गई हैं। ठीक है बेटा, अब जो अदर बकेट है, तो फर्स्ट बकेट जो है क्योंकि उसको हमने एक्सपोज किया हुआ था ना, तो बेटा जो फर्स्ट बकेट है उसमें जो बॉल आ गई हैं वो आ चुकी हैं 34। ठीक है, और जो अदर बकेट है, जो दूसरा बकेट है उसका हमने क्या करना है अदर बकेट। तो हमने बेटा इसमें क्या करना है, दूसरे बकेट में हमने क्या सपोज किया था x प्लस 28, तो x की जगह मैं अदर बकेट लिखा x प्लस 28, x की जगह 34 पुट किया, 34 प्लस 28। ठीक है बेटा, तो 62 जो बॉल्स हैं वो दूसरे बकेट में आ जाएंगी, फर्स्ट बकेट में 34 और दूसरे बकेट में 62। ठीक है बेटा, अगर आप इन दोनों को ऐड करें आपस में तो ये 96 आ जाएगा। तो मतलब टोटल बॉल्स 96 हो जाएंगी, जिनको हमने दो बकेट में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया है, और दो बकेट थे हमारे पास फर्स्ट बकेट और सेकंड बकेट बेटा। तो ये जी हमारे पास, आप इसको अदर बकेट से बेहतर है इसको आप सेकंड बकेट लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है बेटा, ताकि बोर्ड में नंबर ना आपने उसको दें। ठीक है, तो पूरा पूरा करें, बोर्ड वाले को नंबर नहीं देने कि वो कहीं से आप पे नंबर काटे। तो क्वेश्चन नंबर 9 था, अब हम 10 की तरफ चलते। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं कर चुका हूँ, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है इसलिए कर चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, सलमा है बेटा वो इन्वेस्ट कर रही है 3,05,000 रुपए बैंक में। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, बल्कि ये कंफर्म भी है कि सूद जो है ये हराम है। तो बेटा इसी तरह ये एक स्टेटमेंट है बैंक के रिलेटेड। आप फॉर एग्जांपल बेटा बैंक में अगर 1,00,000 रुपए रखवाते हैं तो पर मंथ आपको 1,200-1,300 रुपए मिलते हैं। ठीक है, 1,00,000 रुपए रखवाने पर, और वो जो 1,200-1,300 रुपए मिलते हैं वो सूद ही है, लेकिन बैंक वाले कहते हैं जी हम आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, हम आपकी अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे और आपको इतना प्रॉफिट देंगे। 1,00,000 पे कहीं पर 800 है, कहीं पे 1,000 है, कहीं पे 1,200 है। तो शरह सूद की मद में पैसे दिए जाते हैं 1,00,000 की बेस पे पाकिस्तान में। इसी तरह से स्टेटमेंट वाला क्या कह रहे हैं हमें कि सलमा है वो 3,50,000 रुपए बैंकिंग में एज अ प्रॉफिट इन्वेस्ट कर रही है, और उसको जो प्रॉफिट का रेट मिल रहा है ना वो मिल रहा है 7.14%। ठीक है, पर एनम मतलब एनुअल। तो आफ्टर 2 years 2 साल बाद द रेट वाज इंक्रीज्ड,
देखिए यहाँ पर भी जब आपके पास बजट पेश किया जाता है तो हर बजट में शरह सूद की मद में प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल शायद हो 900 या 1000 हो, तो अगले साल वो 1100 1200 कर देते हैं, तो वो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है बेटा। लेकिन ये हराम है, सूद हराम है बेटा। तो ये सूद ही है ना, सूद के ज़माने में है, तो सूद जो है वो खुली जंग है बेटा। ये आपने हदीसों में और कुरान आयत में भी पढ़ा होगा। द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम। फाइंड द अमाउंट, आपने अमाउंट फाइंड करनी है। शी हैड टू एंड ऑफ 7 ईयर्स, जब 7 साल एंड हो जाएंगे तो फिर आपने प्रॉफिट की अमाउंट जो है क्या करनी है, फाइंड करनी है कि आपके पास कितने पैसे बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है जी सलमा की, जो वो रखवा रही है 3,50,000 रुपये रखवा रही है। रेट ऑफ फर्स्ट 2 ईयर्स, तो जो फर्स्ट 2 ईयर्स का रेट है जिसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, R का मतलब रेट हो गया, और 7/4%। तो मैंने इसको सॉल्व किया है। 4 7 क्या होता है बेटा, 28 होता है। 4 7 28, 28 और 1 29, 29/4 हो जाएगा, ठीक है। 29 को 4 पे डिवाइड किया तो 7.25, और ये परसेंटेज वैसे ही साथ में आ जाएगी। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ गई है। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, टाइम फॉर फर्स्ट रेट। तो फर्स्ट रेट का जो टाइम पीरियड है वो क्या है जी, हमारे पास 2 ईयर्स है, ठीक है। फिर हमने फाइंड करना है 7 ईयर्स तक का। तो 2 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो ही 7 बनेगा ना, 7 साल का हमने निकालना है। तो मैंने लिखा जी रेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। 2 ईयर्स का तो हमारे पास है, 2 ईयर्स की तो परसेंटेज है 7/1/4, हमने 7 ईयर्स की निकालनी है। तो 2 ईयर्स की है तो अगले 5 साल और ऐड हो जाएंगे, तो 5 और 2 7 तब जाके बनेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा रेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो वो 5 सालों बाद हमने जो उसकी परसेंटेज निकालनी है वो 8% के लिहाज से निकालनी है, क्योंकि बैंक जो है कि 2% के लिहाज से हर 2 ईयर्स के बाद हर साल 8% के लिहाज से आपके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या लिखा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या हो गया, फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 सालों का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले। तो इसका फार्मूला I1, P क्या हो गया हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, R1, R क्या हो गया, रेट हो गया हमारे पास, और T1 जो है टाइम पीरियड हो गया ओवर 100। परसेंटेज को जब भी खत्म करते हैं तो 100 लगाते हैं, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 3,50,000। तो फर्स्ट रेट क्या था हमारे पास, 7.25, ये मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना था जी हमारे पास, 2 साल का, और परसेंटेज 100, तो डिवाइड 100 आ गया, क्योंकि 7.25% था। परसेंट खत्म करेंगे तो डिवाइड में 100 आता है, तो ये वो वाला 100 है बेटा, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को आपने अपने कैलकुलेटर पे निकालना है, तो इंटरेस्ट रेट निकल आएगा आपके पास पहले 2 सालों का। इस पूरी वैल्यू को अपने कैलकुलेटर पे डालना है एज इट इज। 3,50,000 ज़रब 7.25 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा जी 50,750 रुपए वो इंटरेस्ट ले रही है बेटा, प्रॉफिट ले रही है 3,50,000 रखवाने पे, ठीक है। इसके बाद जी मैंने अगले 5 सालों का निकालने, क्योंकि हमें टोटल 7 साल चाहिए। तो फिर से दोबारा से फार्मूला, I2, प्रिंसिपल अमाउंट तो वही रहेगी जो उसने शुरू में ऐड की थी। सेकंड रेट उसने हमें बता दिया था कि 8% के लिहाज से इंक्रीमेंट लग रहा है। और टाइम पीरियड अब हम कितने टाइम पीरियड का निकाल रहे हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स का। यहाँ पे हमने टाइम निकाला 2 ईयर्स का, इसलिए मल्टीप्लाई 2 आ गया। यहाँ पे हम 5 ईयर्स का निकाल रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 3,50,000, रेट आ गया बेटा मल्टीप्लाई 8, टाइम पीरियड आ गया 5, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज जब भी खत्म करते हैं तो 100 पे डिवाइड करते हैं। 8% है ना, 8/100, तो इसलिए डिवाइड में 100 आया है। इस पूरी वैल्यू को अपने कैलकुलेटर पे डालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमें 7 ईयर्स का इंटरेस्ट चाहिए था, तो मैंने लिखा सलमा अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद अब सलमा की अमाउंट कितनी बन जाएगी। टोटल अमाउंट कितनी डाली, 3,50,000। 2 सालों की अमाउंट मतलब प्रॉफिट निकला 50,750। 3,50,000 जमा 50,750, और फिर 5 सालों का इंटरेस्ट कितना निकला बेटा, 1,40,000 रुपये। तो जमा 1,40,000, इन तीनों को मैं आपस में प्लस करूंगा तो टोटल अमाउंट इतनी बन जाएगी, ठीक है बेटा। 7 साल बाद 5,40,750 रुपये बन जाएगी उसकी। उसने बैंक में कितने डाले, 3,50,000 रुपये, और 7 साल बाद प्रॉफिट समेत कितनी अमाउंट बन गई, 5,40,750, जिसमें 2 साल की इतनी अमाउंट बन रही है, 5 सालों की इतनी अमाउंट बन रही है। इसको हमने ऐड कर लिया बेटा,
तो हमारे पास ये टोटल अमाउंट निकल आएगी। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज भी हमारी अब हो चुकी है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद है समझ आ चुका है। एक एक पार्ट करवा चुका हूँ, एक एक पार्ट प्लेलिस्ट जाकर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।